Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our history class जिसमें हम लोग देखने चल रहे हैं अपना चैप्टर इक्वालिटी और आज है इसका पार्ट 2। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि इक्वालिटी क्यों जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों जरूरी है। यदि सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है तो बात आ जाती है ईगो पर और उसके बाद फिर भाई साहब होती है लड़ाई। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हैं, इक्वालिटी बहुत ही जरूरी है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही बेकार चीजें हैं। We all equal and we should understand that we are equal। हमें समझना भी होगा कि हम सभी क्या हैं, इक्वल हैं, कोई भेदभाव नहीं है। तो चलते हैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज किन चीजों को यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। ये बहुत ही छोटू चैप्टर था, फिर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था इसे। तो चलते हैं सीधे तौर पे अपने NCERT पर और देखते हैं आज यहाँ पर क्या है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। कह रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी में हम लोगों ने देख लिया कि इक्वालिटी किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, कितना एप्लीकेबल है अपने यहाँ, कितना अप्लाई होता है और कितना अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। अब अदर डेमोक्रेसीज और जो कंट्री हैं उनकी जो डेमोक्रेसी है वहां पे किस हिसाब से इक्वालिटी को डिस्कस किया गया है ये देखने चल रहे हैं। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist। कह रहे हैं तुम ये सोच रहे होगे कि क्या सिर्फ इंडिया में ही इतनी इनइक्वालिटी है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के बीच, रिलीजन के बीच, या और भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके बीच में भी स्ट्रगल चल रहा है। The truth is that in many democratic countries around the world, the issues of equality continues to be the key issue around which communities struggle। कह रहे हैं हर एक कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है, ठीक है, ध्यान रखना, जहां डेमोक्रेसी है वहां पर ये देखने को मिलता है। जहां मोनार्की है, जहां पर राजा का शासन चलता है, या जहां पर डिक्टेटरशिप चलता है, वहां पर सिर्फ एक ही कास्ट रहती है, एक ही रिलीजन रहता है। तो वहां पर जब एक ही कास्ट, एक ही रिलीजन रहेगा तब वहां पर कम्युनिटी के बीच में स्ट्रगल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जहां पर सेकुलर स्टेट है, जहां पर विविध प्रकार के रिलीजन हैं, विविध प्रकार के कास्ट हैं, वहां पर कम्युनिटी के बीच में स्ट्रगल होता है और होना आम बात है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहां पर भी हमारी ही तरीके से स्ट्रगल हो रहा है, या हमारे से बहुत ही बेकार तरीके का स्ट्रगल हो रहा है। हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ हद तक ठीक ही है। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर द अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। कह रहे हैं अफ्रीकन अमेरिकन मतलब ऐसे लोग जो मूल निवासी अफ्रीका के थे, लेकिन उनको स्लेव बना करके अमेरिका में क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया, यहां उन्हें स्लेव बना काम किया गया। तो वो बताते हैं भाई अफ्रीकन जो होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, थोड़ा क्या पूरे ही ब्लैक होते हैं, और अमेरिकन जो होते हैं वो तुम्हारे व्हाइट होते हैं, ठीक है, ज्यादातर व्हाइट देखने को मिलता है अमेरिकन, ठीक है। तो थोड़ा सा वो इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है, और जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है अफ्रीका का, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वहां के लोग ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो बताते हैं कि जब अफ्रीकन अमेरिकन मतलब वो लोग जो अफ्रीका में पैदा हुए थे और यहाँ पर उनको डिप्लॉय किया गया स्लेव बना करके, तो बताते हैं कि उनके साथ भी बहुत सारी अनजस्टिस हुई। अमेरिका में बहुत सारी अनजस्टिस हुई। अमेरिकन जो गोरे अमेरिकन थे उनके साथ काफी ज्यादती करते थे, काफी उनकी क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते थे। This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African American। 1950s आते आते इक्वल राइट के लिए, जस्टिस के लिए वहां पर क्या हुआ, एक युद्ध जैसा छिड़ गया, एक क्या कहते हैं मूवमेंट होने लगा। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law। इसके पहले, इस मूवमेंट के पहले कि अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक थे वो व्हाइट के प्रति विद्रोह कर दिए, इसके पहले उनके बीच में काफी क्या थे, डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनको वैसे राइट्स लॉ के द्वारा नहीं प्रोवाइडेड थी। लॉ ही ऐसा बनाया गया था कि अफ्रीकन अमेरिकन को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा,
ठीक है, तो वही लिखेंगे प्रायर टू दिस, इसके पहले, इस मूवमेंट के पहले उनके साथ काफी अनजस्टिस होती थी, उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ व्हाइट पर्सन विश्ड टू सिट। ठीक है, कह रहे हैं इनइक्वालिटी का आलम इस तरीके से था कि वो बस में पीछे की सीट पर बैठ सकते थे, और मान लीजिए वहां पर कोई व्हाइट पर्सन पहुंच जाता तो उनको तुरंत सीट अपनी खाली करनी पड़ती थी उसको बैठने की। ठीक है, पैसा, टिकट लेना है, टिकट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर व्हाइट पर्सन आ रहा है तो आपको अपनी सीट से उठना है, और आगे तो बिल्कुल भूल कर भी मत बैठ जाना। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन था उस समय। रोजा पार्क्स 1913-2005 was an African American woman। रोजा पार्क की बात कर रहे हैं जो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955। यहाँ पे एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी। अफ्रीकन अमेरिकन मतलब पैदा हुई थी अफ्रीका में, तो यहाँ पर काम धंधे से आई थी, काम वाम करने आई थी। तो ये क्या हुई, दिन भर थक गई थी तो बस में बैठी थी, और जब ये अफ्रीकन अमेरिकन है तो ये ब्लैक कलर की होगी, तो इसके पास एक व्हाइट पर्सन आता है। व्हाइट पर्सन कहता है कि तुम यहाँ से उठ जाओ, हम बैठेंगे, तो ये रिफ्यूज कर देती हैं कि मैं काफी थकी हुई हूं, मैंने इसके पैसे दिए हैं इस सीट के, इस वजह से मैं नहीं हटूंगी। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil right movement। और इसी की वजह से सिविल राइट मूवमेंट आ जाता है अमेरिका में कि अब भाई साहब अब बहुत हो गया। ठीक है, लेडी ने रिफ्यूज किया, लोगों के मन में पहले से ही था कि यार अब बहुत ज्यादा हो रहा है, ये लोग तो हमें इंसान ही नहीं समझ रहे हैं। तो फिर एक मूवमेंट चल गया जिसका नाम हो गया सिविल राइट मूवमेंट, मतलब हमारी भी राइट है कुछ, हम भी इंसान हैं, हम भी यहाँ की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं, तो इस वजह से हमें भी इक्वल राइट मिलनी चाहिए। ठीक है, ये एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से सिविल राइट मूवमेंट आया। तो इस बात को पूछा जा सकता है कि सिविल राइट मूवमेंट आने के पीछे कौन सा रीजन था, तो रोजा पार्क डिस्कस कर देना कि रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जो कि थक करके पूरे दिन काम करके आई हुई थी, सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन एक अमेरिकन पर्सन आता है और उससे हटने के लिए कहता है मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, तो वो रिफ्यूज कर देती है, और इस रिफ्यूज के कारण व्हाइट और ब्लैक में काफी झड़प होती है, काफी वाद विवाद होता है, और इसी की वजह से सिविल राइट मूवमेंट फिर आता है। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin। तो सिविल राइट एक्ट आया 1964 में, ठीक है, 1955 में एक कांड हुआ था 1 दिसंबर 1955, 1964 में सिविल राइट एक्ट अमेरिका में बनता है कि भाई साहब डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से अब नकारा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। वो किस देश का है इससे कोई फर्क अब नहीं पड़ना है, वो किस रिलीजन का है, किस रेस का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक इंसान है। सिविल राइट एक्ट ये देखेगा, और कोई अगर इसका ऑफेंस करता है, इसको ऑफेंड करता है, नहीं मानता है, तो उसको भाई साहब फिर उसकी कार्यवाही होगी। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। तो भाई साहब सिविल राइट एक्ट में ये भी आया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वो अब किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। पहले उनके लिए अलग स्कूल बनाया गया था कि उसी में सिर्फ जाएंगे, लेकिन इस सिविल राइट एक्ट आने के बाद फिर ये हुआ कि अब अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन के साथ अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे के साथ कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब ये कहीं भी किसी भी स्कूल में जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। ठीक है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अफ्रीकन अमेरिकन की ज्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो पुअरेस्ट इन द कंट्री, बहुत ही गरीब थी। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। भाई अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो थे तो स्लेव ही,
बहुत कम पैसे मिलते थे, तो मतलब ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे प्राइवेट स्कूल्स की हाईली फीस को, तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे जहां पर एजुकेशन पुअर थी, टीचर्स जो थे वो पुअरली पढ़ाते थे, पुअरली क्वालिफाइड थे, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं थे, तो इस वजह से इनकी पढ़ाई वगैरह काफी इम्पैक्ट पड़ी। मतलब इक्वालिटी दी तो गई लेकिन किसी मतलब की अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं हो रही थी। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस हैं इस इक्वालिटी इनइक्वालिटी को लेकर के देखते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। कह रहे हैं किसी कंट्री को हम लोग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। कह रहे हैं वहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जो कि इक्वालिटी को बहुत बढ़ाना चाहती हैं, डेमोक्रेसी को फुल्ली फ्लेश करना चाहती हैं कि फुल्ली हमारी कंट्री फुल्ली डेमोक्रेटिक है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। वो कमियां क्यों रहती हैं कि कुछ ऐसे लॉज रहते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं जो एग्जिस्टेड पहले से ही हैं, पहले से ही लोगों के मन में है कि भाई साहब वो तो दूसरे रिलीजन का है, वो तो दूसरे कास्ट का है, उसे हम अपने घर कैसे बुलाएं, उसके साथ हम कैसे खाना खाएं। तो ये सब चीजें जो है ये कंट्री को फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं बनाती, ये जो सोच है। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how क्या लिखा, central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. तो कह रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसे इक्वालिटी पढ़ें, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि क्यों हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी तभी आएगी जब हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देंगे। एज यू रीड these chapters, think about whether the equality of all person and their being able to maintain their dignity is upheld। कह रहे हैं इस जब चैप्टर्स को पढ़ोगे, ये सब ये जितने भी तुम्हारे हिस्ट्री में चैप्टर्स रहेंगे तो इसमें हम लोग सभी पर्सन्स की इक्वालिटी के बारे में देखेंगे। और कह रहे हैं कि उसमें पढ़ते समय ये थोड़ा तुम सोचना कि इक्वालिटी और डिग्निटी, इक्वालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो भाई साहब इक्वालिटी रहेगी तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी सबका बना रहेगा। इक्वालिटी डाउन हो रही है, इनइक्वालिटी है, अनजस्टिस है, तो लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगा, वायलेट होगा। एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है जिसमें इक्वालिटी को डिस्कस किया गया है। किसको डिस्कस किया, इक्वालिटी को। तो उसमें क्या डिस्कस किया गया है देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कह रहे हैं किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स मीन्स होता है जेंडर कि मेल है कि फीमेल है, जेंडर के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ कोई कहां पैदा हुआ है इस बेस पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। और जो स्टेट होगा, स्टेट को होल्डिंग जो पर्सन होगा, सीएम होगा, पीएम होगा या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो किसी भी प्रकार का किसी रिलीजन के साथ पक्षपात नहीं करेगा, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी जेंडर के साथ पक्षपात नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पक्षपात मीन्स वही डिस्क्रिमिनेशन। No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment or the use of walls, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of the state funds or dedicated to the use of general public। कह रहे हैं जितने भी public places होंगे, पब्लिक प्लेसेस समझ रहे हो, जो तुम्हारे पार्क होते हैं, जो तुम्हारे बाथिंग घाट्स होते हैं, जैसे यमुना घाट हो गया, गंगा घाट हो गया, और तुम्हारे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की मनाही नहीं होगी, आप नहीं जा सकते भाई, आपको वहाँ अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं। वहाँ पर कुछ नॉमिनल फी लगाई जाएगी, उस फी को आप दीजिए और फिर आप एंजॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक है।
अब पब्लिक है तो फिर वहां पर इक्वालिटी लागू होगी। इक्वालिटी, तुम किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी जेंडर सेक्स के हो, कहीं पर भी पैदा हुए हो, तुम उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं कि पार्क गए हो तो वहां से फूल तोड़ लेके आओ, फूल तोड़ लो, या फिर किसी होटल्स में गए हो वहां से वो किसी की टोटी, मतलब वहां पे बाथरूम में गए उसकी टोटी खोल ली। तो ये सब काम नहीं करना है, लोग करते हैं इंडियंस। ठीक है, नहीं करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छे सिटीजन की तरीके से अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन किए रहना चाहिए। तो इस तरीके से अपना जो प्यारा सा चैप्टर है वो यहाँ पर आकर के क्या करता है, अपना दम तोड़ देता है, मतलब खत्म हो जाता है। दम तोड़ने का क्या मतलब होता है कि खत्म हो जाना, टाटा बाय बाय हो जाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने हिस्ट्री में एक चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर देख लिया है। देख रहे हो, तुम कह रहे सर जी कैसे कोर्स कंप्लीट होगा 10 मई तक, हम लोगों ने 3 चैप्टर खत्म कर दिए। ठीक है, एक हिस्ट्री में, एक साइंस में, एक मैथ्स में। ठीक है, और भी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब भाई साहब कल है अपना संडे, तो संडे के लिए तैयार रहना। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लेना, जैसे अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, अब आज काम क्या रहेगा तुम्हारा, इसमें रीडिंग मार देना एक बार, जितना पढ़ाया हूं रीडिंग, और प्लस इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आ रहे हैं उसको अपनी कॉपी में